अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। क्या बोलती है क्या वो? बोलती है कि हमारी बोलती बंद कर दी? शायद प्रेशर होता है ना, तो आप कई बार बिखर जाते हो और कई बार निखर जाते हो। मैं निखरने वाले जोन में हूँ फिलहाल। ये जीरो से सफर शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी ऋषि? दौर ऐसा आया कि जब व्हेन आई वाज नॉट डूइंग वेल, मैं प्रोफेशनल लेवल पे मैं अच्छा नहीं कर रहा था। प्रेशर नहीं फील होता है? होता है। 10 गानों पे गा चुके हैं, प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं, हिमेश रेशमिया के साथ इंटरनेशनल कॉन्सर्ट किया, इंडियन आइडल के मंच में जहां और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर है, 16-15 साल के लोग हैं। उसमें इस्माइल जी आए हैं मुझे सपोर्ट करने, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। जो उन्होंने 3 घंटे रोए थे वो ऑडिशन राउंड देख के। डडंग 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 डडंग, मुझे दे दे अपना दिल, दिल मेरा रंग ले, मुझे दे दे अपना दिल, दिल मेरा मांग ले। प्लस सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आता है वो है कि जो कंटेस्टेंट है वो कहाँ से आया है। सफर लंबा है, चैलेंजेस भी बहुत हैं जी। कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए आपने? चैलेंजेस मैम बहुत होते हैं क्योंकि शायद मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम पे कि मैं ऑडिशन देने जाऊं तो कोई सपोर्ट के लिए आए। भजन से सत्संग से स्टार्ट किया था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि इस जोन में मैं चलाऊंगा। बॉलीवुड गाने गाना और ये फिल्मी गाने गाना, इसमें नहीं आना चाहता था। इससे पहले भी कई बार ऑडिशंस दिए हैं? नहीं मैम, ये मेरा सबसे पहली बार है। सीधे हैट्रिक है कि अब वो कृपा है क्या है मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैम आपने बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये आजकल का टाइम, आजकल जो जनरेशन है वो ट्रेंड के बेसिस पे चलती है आजकल के टाइम पे। चाहूंगा कि मेरे जो आइडल हैं वो बचपन से मैं अरिजीत सिंह को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। लेटेस्ट क्रश के लिए मुझे गाना गाना है। हाँ। तो मैं जाऊं तो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। सबसे ज्यादा तो म्यूजिक के लिए ही देती हूँ, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा। सिंगर पैशन है, ऑब्जेक्टिव है, जुनून है, या पैसा कमाने का एक जरिया है? ये डरती नहीं है, ये पंचम दा की आवाज में गा के डराती हैं लोगों को। मैं सबसे ज्यादा बोलूंगी कि पापा का जो स्ट्रगल है, पहले तो मेरे पापा भी थिएटर में वो आर्टिस्ट आर्टिस्ट, हाँ, वो छोड़ दिया उन्होंने मेरे और मेरे भाई के लिए, तो वो जॉब पे आ गए। उनके गाने पापा रात में बैठ के लिख के देते थे, और सुबह उठ के कहते थे कि मैंने कल रात को ये गाना लिख के दिया, तुम मुझे बाद में ये गाना सुन के मुझे सुनाना। ये गाना मेरी आवाज़ ही पहचान है। मतलब मैं इतना लकी हूँ, ये पूरा ही मेरा लक है। इनका ओपेरा और इनका सपेरा भी सुनिए। दर्रोल खुशतबार भरसन तो ओपेरा म्यूजिक उसके साथ साथ चलता है, ये पहचान है। नेक्स्ट ईयर में तो एग्जाम दे सकते हैं, पर ये अपॉर्चुनिटी तो बार बार नहीं मिलेगी। Exactly. So I have done those mistakes. मैंने वो मिस्टेक्स की हैं मेरे, क्योंकि मुझे लगता था नहीं यार टीवी पे मैंने कर लिए हैं, बहुत रियलिटी शोज कर लिए हैं, अब मुझे टीवी नहीं करना है, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो बड़े के चक्कर में वो सारी चीजें मैं छोड़ता गया, और फाइनली आज मैं वो टीवी ही कर रहा हूँ। जुनून होना चाहिए, लेकिन जुनून सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में होना चाहिए। एचआर से तो तीनों को ही मिलेगा। गाने से मैंने पहली शुरुआत की थी, और इस गाने से मुझे जो पैसे मिले थे उन पैसों की मैंने मम्मी के लिए साड़ी खरीदी थी। नवाबों के शहर में मुस्कुराइए कि आप नवाबों के शहर में। मैं बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, हमने वो फासला भी मिटा दिया है। तो हम सुबह से हम पिछले 2 दिन से नहीं सोए हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, मैं हूँ श्रुति श्रीवास्तव। देश के अलग अलग कोने से कंटेस्टेंट इंडियन आइडल सीजन 13 में आए हैं, जो एक अलग अंदाज में है, अलग स्टाइल है, अलग रुख है, अलग आवाज है, अलग हुनर है, अलग टैलेंट है। 15 कंटेस्टेंट कुल फाइनल हुए हैं, जिसमें कि 4 कंटेस्टेंट दैनिक भास्कर के स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। और आप हैरानी इस बात की होगी कि ये कंटेस्टेंट क्यों लगातार सोशल मीडिया पर सर्च किए जा रहे हैं, लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है इनके बारे में जानने के लिए,
क्योंकि ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, यह अपने आप में बेमिसाल है, मशाल है, और आगे आने वाले दिनों पे इंडियन आइडल के मंच में किस तरीके से ये आग लगाएंगे वो आप देख पाएंगे 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को, जब इनका ग्रैंड प्रीमियर परफॉर्मेंस आप देखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी चारों कंटेस्टेंट का। और सबसे पहले मैं विनीत से शुरुआत करती हूँ। किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज तो आप है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि विनीत 2005 के सारेगामापा के रनर अप थे, हम सब मौजूद थे उस समय, मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड दैट टाइम, बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी लोगों के बारे में, या जो रिसर्च टीम ने हमारे पता किया, उन्होंने ये बताया कि लोग टीवी के सामने बैठे थे, बस प्रे कर रहे थे, हवन हो रहा था, क्योंकि नवाबों के शहर से लखनऊ में है, और लखनऊ में इस वजह से ये मौजूद है इस वक्त भी, और जहां का जन्मा है वो वहां तक पहुंचा होगा। और जब लोग प्रे कर रहे थे उस टाइम में, जब आप नहीं सिलेक्ट हुए, बहुत लोग रोए भी थे लिटरली, लेकिन हम लोग शॉक हुए थे। लेकिन उसके बाद भी 10 मूवियों में लगभग परफॉर्मेंस दी, प्लेबैक सिंगर सिंगिंग, और डेब्यू किया सुनिधि चौहान के गाने से सीधे उनके साथ, हिमेश रेशमिया के साथ उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप भी किया, और उसके बारे में बहुत कुछ हम बताएंगे, सवाल बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है, लोग को जाना भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अयोध्या से, ऋषि सिंह हमारे साथ है। राम जन्मभूमि देश नहीं विदेशों में भी उत्सुकता है, लोग चाह रहे हैं कि राम लला का मंदिर जल्दी से तैयार हो, दर्शन करने के लिए जाएं। लेकिन ऋषि जब इस बार सिलेक्ट होकर इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट में पहुंचे, और जब इन्होंने वो पहला पहला प्यार गाना गाया, तो जजेस को मजबूर कर दिया कि वो स्टैंडिंग ओवेशन दें, और अयोध्या की पहचान रामलला के साथ साथ ऋषि सिंह की पहचान की वजह से भी अब होने वाली। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋषि आपका भी। और साथ ही इंडियन आइडल में सबसे कम उम्र और कोलकाता की गुड़िया कही जाने वाली अनुष्का भी हमारे साथ में मौजूद है। शक्ल जितनी प्यारी है, आवाज का अंदाजा उससे भी कहीं ज्यादा प्यारा है, गाने का तरीका और लहजा वो अभी आपको पता चलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि अनुष्का ने बताया कि लखनऊ में वो इनका तीसरा सफर है, 2 बार बंगाली होने के नाते बंगाली क्लब में कई बार परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, और हमारे साथ संचारी सेन गुप्ता भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। जितनी प्यारी ड्रेस इन्होंने साड़ी पहनी है, उतनी ही इनके विचार भी उतनी ही ज्यादा सांस्कृतिक है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब एयरपोर्ट से निकलकर ये दैनिक भास्कर के स्टूडियो तक पहुंची, तो लखनऊ में उन्होंने दीवारों पे लगी हुई पेंटिंग और किन स्कल्पचर्स को देखा, उसकी तारीफ भी की। ये दर्शाता है कि आज भी हमारे जो नए कलाकार हैं वो सिर्फ कला से ही नहीं, अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संचारी दैनिक भास्कर के स्टूडियो में। इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कुछ ज्यादा हावी हो गया है, बहुत भारी भरकम इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। बहुत कमाल। और आप क्या बोलती हैं? क्या बोलती क्या हैं? बोलती हैं कि हमारी बोलती बंद कर दी? तो एक बार क्लैपिंग आप खुद अपने लिए कीजिए, थोड़ा सा मेरे लिए भी। ये आपके लिए सर। तो मैं शुरू करती हूँ, बिल्कुल आराम से बात करते हुए। विनीत, जब आप आए बहुत प्रेशर होगा, योगी सरकार का है, कार्यकाल शुरू हुआ, दूसरी बार जीते, बोला गया योगी सरकार 2.0, वैसे ही बोला जा रहा है विनीत का भी 2.0, इट्स अ वर्क ऑफ विनीत 2.0। कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो आपको लाख लाख मुबारकबाद। आप अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रही है, इतनी तरीके से कर रही हैं, आपने पूरी डिटेल्स आपने रखी हैं, ये पूरी रिसर्च टीम की, रिसर्च की है आपने, बिल्कुल रिसर्च टीम सुबह से लगी हुई है हमारी। ये बहुत बहुत कमेंडेबल बात है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में होता है कि अपने काम को शिद्दत से करें, और वही क्वालिटी, आपके अंदर जो क्वालिटी है वही क्वालिटी हमारे इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट। हाँ करेक्ट, वैसा ही हुनर मुझे देखने को मिला, तभी तो मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया पे इसी वजह से कि सर्च किए जा रहे हैं आप लोग। जी एब्सोल्युटली। और जैसा कि आपने मुझे पूछा कि प्रेशर मुझ पे है, तो जी हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये लोग नए हैं, इन लोगों को किसी ने सुना नहीं है, ये लोग अब आए हैं, अब ये लोग स्टार्स बनेंगे, और पूरी दुनिया इनकी दीवानी ऑलरेडी बन रही है। लेकिन मुझे लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, मुझे देखा हुआ है। मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा था जहां ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ अचीव किया हुआ है। तो मुझ पे थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जजेस को, आम जनता को, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आम जनता को मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लेवल का प्यार दिया हुआ है पहले। तो प्रेशर है, लेकिन जब प्रेशर होता है ना, तो आप कई बार बिखर जाते हो और कई बार निखर जाते हो। मैं निखरने वाले जोन में हूँ फिलहाल। जब आप गए इंडियन आइडल की स्टेज पे, जजेस देख के शॉक्ड हो गए,
जी नेहा कक्कड़ जी सबसे ज्यादा शॉक्ड हो गए, जी उन्होंने आपको जजमेंट करने से मना कर दिया। जी। फिर ये देखिए, इंडियन आइडल में आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जज ने बोला है मैं आपको जज नहीं करूंगी। पर सच ये है कि देखिए नेहा जी, आज मैं नेहा बोलता हूँ उनको, तो नेहा आज जहाँ भी पहुंची हैं अपनी मेहनत से पहुंची हैं, हार्डवर्क से पहुंची हैं। और जस्ट बिकॉज मैं उनसे थोड़ा सीनियर हूँ म्यूज़िक में, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रीज़न की वजह से वो मुझे जज ना करें। मैं चाहता हूँ जैसे ऋषि को वो ट्रीट करते हैं, या अनुष्का को, या संचारी को, या बाकी कंटेस्टेंट को, मैं चाहता हूँ वैसे ही मुझे ट्रीट किया जाए। क्योंकि मैं अगर ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे उस फीलिंग के साथ उस पूरी जर्नी को जीना है। वरना कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं अपने गाँव में रहूँ, हाँ ठीक है नेहा मुझे जज नहीं, मुझे भी जज करो और मुझे भी वैसे ही कमेंट्स दो जैसे मैं गा रहा हूँ, जैसे आप बाकियों को दे रहे हो। ये जीरो से सफर शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो पहला एपिसोड जो था जिसमें मैंने अपनी दिल की बात पहली बार दुनिया से बोली थी, जो बात मैंने अपनी फैमिली से भी कभी नहीं बोली थी। तो वो मैंने बताया हुआ है कि मेरी लाइफ में एक दौर ऐसा आया कि जब व्हेन आई वाज़ नॉट डूइंग वेल, मैं प्रोफेशनल लेवल पे मैं अच्छा नहीं कर रहा था। और मैं मेंटली मैं उस ज़ोन में नहीं था कि मैं सोच पाऊँ कि मैं क्या करूँ। वजह? तो देखिए बहुत सारी वजह होती हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर सक्सेसफुल रहे। अमिताभ बच्चन जैसे जो कलाकार हैं उनकी भी लाइफ में एक फेज आया था और उन्होंने भी कमबैक किया था। उन्होंने चिट्ठी लिख के यशराज के पास काम मांगा था। तो मुझे लगता है कि इंसान को ये सोच, जब अमिताभ बच्चन जैसा लेजेंड अगर ऐसा कर सकता है तो मैं तो बहुत ही टुच्ची सी चीज हूँ। तो मुझे लगता है कि ये किसी को सोचना नहीं चाहिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी लाइफ में कितना बड़ा फेलियर आया है। अगर आप फेल हुए हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए और वहां से खड़े हो वहां जाइए। से वापस खड़े होइए। करेक्ट करेक्ट। मैंने वही डिसाइड किया और इंडियन आइडल मैंने इसलिए चुना क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है, इंडियन आइडल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है नेशनल इंटरनेशनल बोथ। तो आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है मुझे ऑडियंस के साथ रिकनेक्ट करने के लिए। जैसे आपने भी मेरा शो देखा हुआ है लेकिन आप इंडियन आइडल से मुझसे रिकनेक्ट कर पाए, तो इससे बड़ा मंच नहीं मिल सकता है। इस वजह से जी लोग ये कह रहे हैं कि प्रॉपर जजमेंट नहीं होगा, अनफेयर जजमेंट होगा, या विनीत या और जो अदर कंटेस्टेंट हैं उसमें एज का फासला है, उसमें एक्सपीरियंस का फासला है। आपको लग रहा है कि स्टेज पे बायसनेस और अनबायसनेस का खेल भी, रोल भी प्ले हो सकता है? ओके, आई टेल यू, हमारे अभी तक 2 एपिसोड्स आए हैं, एक ऑडिशन राउंड, एक थिएटर राउंड। ऑडिशन राउंड में मैंने गाना गाया था तो मुझे गोल्डन माइक मिला था। और जो गाते गोल्डन टिकट मिलता है, जो बहुत अच्छा गाता है उसको गोल्डन माइक मिलता है। मुझे गोल्डन माइक मिला था। फिर थिएटर राउंड्स आए। थिएटर राउंड्स में मुझे गोल्डन माइक नहीं दिया, मुझे वेट करने को बोला। तो अगर बायस होना होता तो शायद वो वहां पे हुए होते, क्योंकि मुझे गोल्डन माइक सबसे ज्यादा डेस्परेटली चाहिए था। तो वो बहुत ही ज्यादा फेयर है। अगर वो फेयर नहीं होते तो शायद मैं उस दिन वेटिंग लिस्ट में नहीं होता। प्रेशर नहीं फील होता है? 10 गानों पे गा चुके हैं, प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं, हिमेश रेशमिया के साथ इंटरनेशनल कॉन्सर्ट किया, इंडियन आइडल के मंच में जहां और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर है, 16-15 साल के लोग। बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैंने इतने बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए गाया है। मैंने कमल हसन जी के लिए साउथ का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट गाना गाया है। मैंने हुक्का बार जैसे बड़े हिट गाने, प्रेम रतन धन पायो, मैंने बहुत सारे इतने काम किए हैं कि लोगों को नहीं यकीन हो रहा है कि मैं इस शो पे वापस आ रहा हूँ एक कंटेस्टेंट बन के। तो ऑफ कोर्स प्रेशर है। सुनिधि जी, सलमान खान, अक्षय कुमार, किसी का ट्वीट, किसी की रिप्लाई आया कि कहाँ आ गया अभी? आई टेल यू, वो लोग बहुत बड़े स्टार्स हैं, ठीक है, और मैं, विनीत भी कम है। यू बीइंग वेरी काइंड, बट मुझे वहां पहुंचना है और मैं पहुंचूंगा। तो फिलहाल मुझे जिसका सपोर्ट आना चाहिए वो एक बहुत बड़े लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर हैं, इस्माइल दरबार जी, जो हमने एक एपिसोड शूट किया है जिसका नाम है द ड्रीम डेब्यू, जो नेक्स्ट वीक 1 और 2 अक्टूबर को टेलीकास्ट होने वाला है। और उसमें इन सब ने, मेरा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कैसा है, इन सब ने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंसेस दिए हैं। और वो एपिसोड इंडियन आइडल के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड होने वाला है। और उसमें इस्माइल जी आए हैं मुझे सपोर्ट करने, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। जो उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। क्या आप बता सकते हैं? उन्होंने बेसिकली मेरा जब ऑडिशन राउंड देखा तो उन्होंने
वो 3 घंटे रोए थे वो ऑडिशन राउंड देख के। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे सपोर्ट करने आएंगे, और वो उस एपिसोड में आए हैं। और उन्होंने मुझे ये बोला कि तुमको ऑडिशन राउंड में देख के कि तुमने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया और तुम अपने ईगो को खत्म करके जीरो से शुरू करने जा रहे हो। मेरी लाइफ में भी यही चीजें हुई हैं, और तुम जब बोल रहे थे तो मैं वो रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में भी फेलियर आया है और मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। बहुत गट्स की बात होती है जी, तो अपनी सक्सेस को हैंडल ना कर पाना या किसी वजह से भी, और आप डाउनफॉल हो जाए और सीधे अपलिफ्ट करना हो, जी बहुत डिफिकल्ट है। यही इस्माइल जी ने बोला, और उन्होंने मुझे ये बोला कि तुमको देख के आज मैं ये सीखा हूं कि आज मैं भी जीरो से शुरू करूंगा। और वो म्यूजिक कंपोजर से पहले वो एक वायलिन प्लेयर थे, वायलिनिस्ट थे, तो उन्होंने बोला आज मैं भी जीरो से शुरू करूंगा और मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने पहले किया था। मैं आज तुम्हारे गाने में वायलिन प्ले करूंगा, और उन्होंने मेरे साथ उस गाने में वायलिन प्ले किया है। तो वो इतना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। और Commendable, एपिसोड जब जनता देखेगी तो उनको पता चलेगा कि किस लेवल का सपोर्ट मुझे उनसे मिला है। आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है मैंने कि मैं इंडियन आइडल में आया। जब एक बार आपको ऑडिशन में देखा गया और दोबारा अपनी जन्मभूमि पे आप आए, जी, रिएक्शन क्या था सोसाइटी का, लोगों का, कलीग्स का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का? मैं आपको बता नहीं सकता, लोग इतना पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लोग इतना प्यार दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, इन पर्सन लोग मिलके मुझे जो बातें कह रहे हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सिर्फ आया था कमबैक करने, और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो इस रास्ते पे चल दिया, बट मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। I'm very happy। 2006 में आपने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल कंसर्ट, आपका सुरूर हिमेश रेशमिया जी से आपके फैमिली टर्म्स हैं। जी इट्स रॉक में आप सारेगामापा में रनर अप थे, तो उन्हीं की टीम में थे। जी, उसके सफर के बारे में कुछ बताइए। देखिए उनके साथ मेरा बहुत ही एक लंबा रिश्ता रहा है, लंबा सफर रहा है। मैंने बहुत काम किया है उनके साथ, मैंने उनको असिस्ट किया है एज अ म्यूजिक कंपोजर, और उनके लिए इतने बड़े बड़े गाने गाए हैं, उनके साथ वर्ल्ड टूर किया है। तो मतलब ये चीजें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से ऐसा होता है कि आपका किसी के साथ ऐसा रिश्ता हो कि सालों साल वो वैसे ही बरकरार रहे। और आज भगवान ने कुछ ऐसा किया कि मैं वापस ऐसे मंच पे हूँ जहाँ पे फिर वो उस मंच का पार्ट है। तो आई थिंक वो मूवमेंट याद आ जाता है, कौन सा मोमेंट? 2005 और 2022। बिल्कुल याद आता है। उस टाइम पे भी जज थे, आज भी जज जी, हैं। आज भी वो जज हैं, और बस फर्क ये था कि उस समय वो थोड़े बोलते थे, आज वो एकदम हैंडसम हंग बन के बैठे रहते हैं। तो वो बस फर्क है, बाकी इमोशंस सेम है। क्योंकि ऋषि अयोध्या हाँ जी मैम। से जब आप आए जी, और जब नेहा का रिएक्शन था अयोध्या, फीलिंग क्या थी उस समय की? मैम मैं तो पूरी तैयारी से अपने गया था कि मैं जो अपना गाना प्रेजेंट करने वाला हूँ जजेस के सामने, तो क्या रिएक्शन होगा उनका, क्या सोचेंगे गाने के बारे में। और प्लस सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आता है वो है कि जो कंटेस्टेंट है वो कहाँ से आया है। जैसे कोलकाता में है तो लोग जानते हैं कोलकाता में कितने ज़्यादा म्यूजिक लवर्स रहते हैं लोग, हर तरफ बच्चा जन्म लेता नहीं है कि गाना गाना शुरू कर देता है। तो इतना तो एक माहौल देख के वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सिंगर कैसा होगा। तो जब मैं गया था तो जब मैंने बताया कि मैं अयोध्या से हूँ तो उनका रिएक्शन था कि तो लगता है शायद आप कुछ भजन या ऐसा कुछ सुनाएंगे, शायद कुछ राम की कुछ पद सुनाएंगे, कुछ ऐसा कुछ। पर मैंने जब उनको बोला कि नहीं मैं कुछ थोड़ा सा पॉप और थोड़ा सा वेस्टर्न में कुछ करना चाहूंगा, तो फिर उनका थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन था कि मतलब देखने में थोड़ा अब लगता है कि थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। तो मैंने पहला प्यार परफॉर्म किया था, अरमान मलिक का गाना है जो कि कबीर सिंह मूवी से था। तो वो उसके बाद जो उनका रिएक्शन था वो बहुत ही ज्यादा मतलब शॉकिंग हो गया था, क्योंकि वो हिमेश सर ने और नेहा मैम, विशाल सर, इन्होंने यही बोला कि हमने कभी सोचा नहीं था कि मतलब तुम अयोध्या से हो, तुमने मतलब अयोध्या का लड़का ऐसा गाना गाएगा, मतलब वेस्टर्न में गाना गाएगा, इतना मतलब वो भी इतना परफेक्टली कोई कह नहीं सकता। मतलब कि और इतना ज्यादा मतलब वो सुन के ऐसा लगा कि शायद जो मैं अपने सपने लेके आया था वो अब धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं, और जो मैंने सोचा था उसको मैं अटेम्प्ट अच्छे से कर पा रहा हूँ उनके सामने। एक मिडिल क्लास फैमिली से छोटे शहर से माया नगरी तक जाना
सफर लंबा है, चैलेंजेस भी बहुत हैं। जी। कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए आपने? चैलेंजेस मैम बहुत होते हैं क्योंकि शायद मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम पे कि मैं ऑडिशन देने जाऊं तो कोई सपोर्ट के लिए आए। फैमिली सपोर्ट? फैमिली सपोर्ट में तो रही है, पर उन्होंने अब इतना बड़ा कर दिया है, उन्होंने अब सब अब कह दिया है कि अब तुम इतने बड़े हो गए तो तुम्हें चीजें खुद देखनी पड़ेगी, खुद चल के देखना पड़ेगा कितनी कैसी दुनिया, बाहर की दुनिया कैसी है। ऋषि का सपना ही था ये सिंगर बनना या सपना कुछ और था? कुदरत ने ये रास्ता दिखाया और उस पर चल पड़े? नहीं मैम, मेरा हमेशा, मैं बचपन से ही 5-6 साल की उम्र से मैं गाना गा रहा हूँ और भजन से, सत्संग से स्टार्ट किया था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि इस जोन में मैं चलाऊंगा, बॉलीवुड गाने गाना और ये फिल्मी गाने गाना, इसमें नहीं आना चाहता था। पर लोग, पापा ने सुना, उसके बाद उनके दोस्त सुनते थे तो वो कहते थे कि नहीं, इसको थोड़े बॉलीवुड गाने और ये फिल्मी गाने सुनाइए और गवाइए ताकि इस पे सूट करेंगे। तो मैंने फिर गाना शुरू किया इससे उसको। पहले भी कई बार ऑडिशंस दिए हैं? नहीं मैम, ये मेरा सबसे पहली बार है, तो फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन और सीधे हैट्रिक? सीधे हैट्रिक है कि अब वो कृपा है क्या है, मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं सिर्फ अभी फिलहाल फोकस कर रहा हूँ क्योंकि शायद मैं अपने आप को भी मौका दे रहा हूँ अपने आप को प्रूफ करने का, क्योंकि अब मिला है वो चीज हाथ में, इतना बड़ा मंच मिला है जिसमें लाखों लोग आना चाहते हैं, लाखों लोग स्टेज में दिखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। तो शायद अगर वो किसी भी रीजन से अगर पीछे रह गए और मैं आगे आ गया हूँ तो शायद वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम फेस के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिंगिंग का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल। जैसे ऋषि आपने बताया अयोध्या से थे तो लोगों ने एजम्पशन कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया कि भजन गाएंगे, लेकिन जब बॉलीवुड आपने गाया शॉक हुए लोग। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक सिंगर को, क्योंकि ठुमरी का मैं देख रही हूँ विनीत कि अब वो दौर गया या सूफी का दौर गया, लेकिन वर्सेटाइल जो सिंगिंग की हम बात कर रहे हैं, अब लोग जा रहे हैं बॉलीवुड के पीछे ज्यादा जा रहे हैं, हिप हॉप सिंगिंग के पीछे ज्यादा जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि एक सिंगर को वर्सेटाइल या वर्सेटाइल मंच भी मिलना चाहिए? उसके लिए स्टार्टअप्स भी होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में अगर हम देखें तो सिंगर जब एक मंच पे जाता है, एक पहचान मिल जाती है, वो सिलेक्ट हो ना सिलेक्ट हो, एक पहचान मिल जाती है, उसके बाद वो अपना यूट्यूब स्टार्ट करता है, इंस्टाग्राम रील्स बनाएगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कोई और भी स्टार्टअप्स हैं क्या सिंगर्स के लिए, हमारे जो टैलेंट को आगे बढ़ाएं, या जो मल्टी डायमेंशनल की मैंने बात की है वो? मैम, आपने बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये आजकल का टाइम, आजकल जो जनरेशन है वो ट्रेंड के बेसिस पे चलती है आजकल के टाइम पे, जो कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब के मतलब प्लेटफॉर्म से अपने आप को, अपने टैलेंट को शोकेस करता है। बट इंडियन आइडल जैसा मतलब बड़ा मंच उनके लिए नहीं है जो मतलब घर बैठे चीजें पाना चाहते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद यूट्यूब तो आप घर बैठ के भी वीडियोस बना के आप वायरल हो सकते हो, वायरल होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। टैलेंट ऐसी जगह पे शो करना जहां पे आपको इंडस्ट्री में काम मतलब जिन्होंने किया है इतने सालों से, विशाल सर के एक्सपीरियंस इतना है कि मतलब वो सिंगर्स जैसे एंटर करता है स्टेज पे तो वो पता लगा देते हैं कि उसको क्या कैसा गाने वाला है, इतना उनको एक्सपीरियंस हो गया है। HR सर मतलब हिमेश सर का ऐसा है कि मतलब अब सब जानते हैं कितना एक्सपीरियंस है उनको, कितने हिट गाने दिए उन्होंने। विनीत भाई उनके साथ काम किए इतने सालों से, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मतलब ये शायद स्टेज उन्हीं के लिए बना है जो डिजर्व करते हैं। और उनके मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो लोग सवाल हर जगह ये पैदा करते हैं कि हर साल इंडियन आइडल में इतने कंटेस्टेंट आते हैं, कभी नॉन डिजर्विंग लोगों को भी आगे लेके जाते हैं या नहीं ले जाना चाहिए, ये इनकी गलत सोच है। क्योंकि बहुत सिंगर्स हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा सिंगर्स है, और बस मौका किसके हाथ में आता है, कब आता है, और वो उसको अपने हाथ में पकड़ के उसको उतना मतलब ऊपर तक लेके जाता है, वो सिंगर पे डिपेंड करता है, कंटेस्टेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे हाथ में जब अगर मौका आया तो मैं उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि फिर मैं ये नहीं सोचता कि हाँ मेरे से अच्छे भी सिंगर्स हैं या आ सकते थे, मेरी जगह आ सकते थे, मैं ये नहीं सोचता। अगर मैं हूँ इस स्टेज पे तो मुझे शायद या शायद मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी है और मैं उसको निखारूं तो अच्छा करूंगा आगे। ठीक है। देखा गया एक दौर होता है, सोनू निगम का दौर था, सुनिधि चौहान का दौर आया, उसके बाद अरिजीत सिंह का दौर चला, नेहा कक्कड़ का दौर आया। ऐसे कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में एक दौर चल रहा है। जी। लग रहा है कि एक दौर के बाद जब उनका दौर खत्म होता है उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं। गायब होने का रीजन मैम बहुत अलग होता है, अपने अपनी
किसी के पर्सनल होते हैं, किसी के पब्लिकली हो जाते हैं। ये Personal- डर कभी लगता है कि एक बार अगर ऋषि का दौर आया और गायब हो गए, हाँ जी फिर कहाँ है ऋषि? मैम, इसीलिए इसका जो स्पष्ट मतलब एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा जो आंसर है मेरा, आप वो सिंपल भाषा में ही समझाना चाहूंगा कि मेरे जो आइडल हैं वो बचपन से मैं अरिजीत सिंह को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। और सिर्फ गाने नहीं, गाने तो सब जानते हैं, वो इतने वर्सेटाइल सिंगर हैं, हर Correct. तरह के गाने गाते हैं वो, और इतना ज्यादा पॉपुलर है हर एक मतलब एज ग्रुप में वो। ना कि उनको मतलब ये नहीं कि सिर्फ आज के टाइम के लोग सुनते हैं, सब सुनते हैं उनको, सब उनकी वॉइस पसंद करते हैं। पर मेरे घर में जो उनसे रिलेटेड जो चीजें समझाई गई है वो कही गई है कि उनकी जो सिंप्लिसिटी है, वो जैसे जिस हिसाब से पब्लिकली नजर आते हैं, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो रहते हैं, अगर वो आर्टिस्ट अडॉप्ट करे तो शायद किसी को जैसे सक्सेस के बाद भी अगर उसको डाउनफॉल होता है कभी, उसका जो उसने अचीव किया वो किया, तो शायद इतना गम ना हो उसको। वो तब भी वो जमीन से जुड़ा रहेगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं यहीं से उठा था तो यहीं पे ही था, अगर ये मेरे पास नहीं है तो शायद किस्मत मेरी इस बार अच्छी नहीं है या ऐसा कुछ हो गया है। क्योंकि सब मैंने बोला कि रीजन दो तरीके के हो सकते हैं, कि एक पर्सनल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से शायद आर्टिस्ट छोड़ देता है, इंडस्ट्री से गायब हो जाता है, उसके कुछ अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें हो सकती है, या तो पब्लिकली कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आजकल ये विनीत अच्छा आप लोगों को समझा पाएंगे, साथ में रहेंगे। बहुत ज्यादा। ये लगता है कि सीनियर है, एक डिफरेंस आता है कि सीनियर जूनियर का है, नहीं बोलना है या चीज या इस तरह बिहेव नहीं करना है, या हेल्प मिलती है कि ये चीज राग गलत जा रही है तो विनीत आपको हेल्प आउट करता है। विनीत भाई से जो सीखने वाली आज के टाइम पे जो चीज है, वो सबसे पहले दिन से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि वो जिस मतलब मुकाम पे थे और जिस मुकाम पे हैं, सेम एक लगता है मुझको, सेम लेवल लगता है कि मतलब वो कॉन्फिडेंस उस टाइम पे भी था, आज भी वो कॉन्फिडेंस है इनके अंदर कि आज भी वो जो हासिल वो पहले किए थे वो आज भी कर सकते हैं, इतना मेरे को यकीन है। और मैं तो ये भी लगता है कि टफ कंपटीशन बहुत ज्यादा सामने से स्टार्टिंग फेज में टफ कंपटीशन पता चलता है जब शो वाइंड अप होने वाला होता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग से वो प्रेशर डेवलप है कि नहीं यू हैव टू परफॉर्म वेरी बेटर इन एवरी परफॉर्मेंसेस। कंपटीशन है क्योंकि इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा मंच है, तो कंपटीशन तो टफ हो गई। पर हमारे गुरुजी और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े सेलिब्रिटीज सिंगर हैं, उन्होंने यही बताया है कि कंपटीशन को अगर कंपटीशन की नजर से देखोगे तो वो शायद तुम्हारा बेस्ट नहीं होगा हमेशा। तो अगर तुम कंपटीशन में हो, ये समझो कि बस गाने को एंजॉय करो, गाने को जियो स्टेज पे, तो शायद वो रिग्रेट नहीं होगा उस चीज का कि शायद मैंने जो किया लेकिन दिल से किया, ये रहेगा, तो शायद वो सही है। कंपटीशन का एक प्रेशर अगर माइंड पे हो जाता है तो वो बेस्ट नहीं होता है मेरे साथ। अनुष्का, क्योंकि सबसे कम, और ये नाम मैंने खुद दिया कि कलकत्ता की गुड़िया ही कही जाएंगी, 15 साल की कम उम्र में आना और एकेडमिक्स के साथ करियर को ऑप्ट करना कितना डिफिकल्ट है ये, क्योंकि एक तरफ एकेडमिक्स में भी पूरा फोकस लगाना 100% और एक तरफ साइमल्टेनियसली पैरेलली आपको अपने ऑब्जेक्टिव, अपने एम को भी अचीव करना है और उसमें भी 100% लगाना है। इन लोगों की तरह मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं होता है मेरे लिए। मैं जो काम आप दिल से करोगे तो वो कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है, डिफिकल्ट लगेगा भी नहीं, और दोनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही टाइम देती हूँ, और सबसे ज़्यादा तो म्यूजिक के लिए ही देती हूँ, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अभी किस क्लास में अनुष्का? मैं अभी 11th में हूँ। 11th, अभी 12th है मतलब? नहीं, हाँ। 11th में आई हूँ। अभी 11th में आया ना, अभी बोर्ड्स हैं, है ना? हाँ, अभी है। बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर होंगे, राइट? ओके, विच स्ट्रीम? इको साइंस। इको साइंस, ओके। तो सिंगर ही बनना है? हाँ। सिंगर पैशन है, ऑब्जेक्टिव है, जुनून है, या पैसा कमाने का एक जरिया है? सिंगर बनना नहीं, सब कुछ ही है। सब कुछ ही है। हाँ, कि सुपर हिट हो गए तो पैसा भी आ रहा है, एम भी हो गया, सुपर हिट भी हो गया, सेलिब्रिटी भी बन गया। पैसा वाला मुझे पता नहीं, लेकिन म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ है। सब कुछ। किस एज से शुरू किया अनुष्का गाना? मैं जब 2.5-3 साल की थी तब से। घर में भी कोई है सिंगर? मेरे नानी गाना गाते थे, अभी नहीं गाते, लेकिन मेरे मम्मी पापा म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका। ओके। मेरा भाई है
दो साल का छोटा है मेरे से, वो भी गाना गाता है, सीखता है, मेरे साथ ही सीखता उसको है। भी सिंगिंग गाना है? वो एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान Academics देता है। उसको भी सिंगिंग में आना है, लेकिन वो उस पे ज्यादा ध्यान देता है, मैं सिंगिंग पे ज्यादा ध्यान देती आप सिंगिंग पे ज्यादा ध्यान देते हो। इसके पहले भी परफॉर्मेंसेस, स्टेज परफॉर्मेंस किया, एक्सपोजर है उसका? हूँ। ज्यादा नहीं किया बट किया है। कोई डर नहीं लगा कि बहुत कम उम्र में सामने इतने बड़े जजेस जिनको टीवी पे देखते थे आज सामने से जज कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी थी, डर भी था, दोनों था? क्यूरियोसिटी था लेकिन डर नहीं था। डर नहीं था। नहीं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 15 साल की उम्र में जब आप 11वीं में पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, तो सामने अगर एग्जामिनर भी आपको एग्जामिन करने के लिए आ जाता है तो ऐसे से कांपते हैं। ये बड़े जजेस सामने और डर नहीं लगे तो ये अपने बात में अपने आप में ये वाकई क्लैपिंग की बात है। वाकई ये वाकई सामने इतने बड़े बड़े लोग हैं। ये डरती नहीं है, ये पंचम दा की आवाज में गा के डराती है लोगों को। ओह वाह! और ये तो मैं सुनना चाहूंगी, पंचम दा की आवाज में कैसे गा के अनुष्का डराती है अपने सारे सीनियर्स या अपने कलीग्स को, ये सुनना बनता है। वो अभी डॉक्टर ओके गला, ओके चलिए ठीक है, तो बच गई। लेकिन अनुष्का मैं ये जानना चाहती हूँ अपने एज के लोगों को जहाँ पे नहीं पता रहता है सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल बहुत हावी है, छोटी सी उम्र में आजकल सबके पास मोबाइल है, हाउ टू ऑपरेट ट्विटर, हाउ टू ऑपरेट इंस्टाग्राम, हाउ टू मेक रील्स, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक यू वायरल, हिमसेल्फ वायरल, ये सबको पता है। उस दौर में ये पता करना कि आपको सिंगर बनना है, इस एम में जाना है, उसके लिए इतना सीरियस होना है और इतना एफर्ट पुट करना है, ये डेडिकेशन खुद का है या आसपास के लोग भी प्रेशर ये देते हैं कि नहीं तुम अच्छा गाती हो, तुमको इसमें जाना चाहिए, क्योंकि कोलकाता की एक पहचान भी है? वो प्रेशर नहीं बोलूँगी, मेरा तो खुद का तो एफर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि म्यूज़िक इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और मेरे पापा का मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि पापा का जो स्ट्रगल है पहले से ही, वो उसके लिए भी मैं उनका नाम ज़्यादा रोशन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी लड़की जैसे श्रेया घोषाल मैम, उनको सब मानते हैं, अरिजीत सिंह सर, उनको सब मानते हैं, वो इंस्पिरेशन बन गए। तो मेरे पापा भी चाहते हैं कि उनकी बेटी सबकी इंस्पिरेशन बनी और उनका नाम रोशन अनुष्का करे। से पापा की पहचान हो। स्ट्रगल की आपने बात की, स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए अपने फादर की। पापा पहले तो मेरे पापा भी थिएटर में वो Artist थे, हाँ theatre आर्टिस्ट artist, हाँ। तो उसके बाद मुझे ज़्यादा पता नहीं, तो उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने मेरे और मेरे भाई के लिए, तो वो जॉब पे आ गए। तो पहले पहले उनका जॉब नहीं था, मतलब नहीं मिल रहा था, वो वैसा ही था, तो प्राइवेट जॉब। तो उसके बाद बहुत दिन बाद उनका जॉब आया, तो उसके और पापा जब ऑफिस जाते थे बहुत रात को आते थे, और आके मेरा एक डायरी भी है घर में, उसमें 150 से भी ज़्यादा गाने लिखे हुए हैं। तो लता जी, आशा जी, उनके गाने पापा रात में बैठ बैठ के लिख के देते थे, और सुबह उठ के कहते थे कि मैंने कल रात को ये गाना लिख के दिया, तुम मुझे बाद में ये गाना सुन के मुझे सुनाना, ये गाना बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे। प्रैक्टिस कराई है। हाँ, प्रैक्टिस कराई है। और मतलब स्पेशली अगर कहा जाए गुरु आपके, तो आपके फादर है, ऑब्वियसली अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे पापा ही मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, और उधर भी मेरे साथ ही है पापा। आज आए हैं वो आपके हाँ, साथ? आए हैं। वाह, हम मिलेंगे। संचारी अपने आप में नाम ही अद्भुत है और अंदाज भी अद्भुत है। जब ऑडिशन में अगर आपने नहीं सुना है तो इंडियन आइडल के ऑडिशन में जाइए, संचारी का ऑडिशन देखिए। ओपेरा और बॉलीवुड म्यूजिक अगर आप सुनेंगे और बंद ग्लासेस हैं और ओपेरा म्यूजिक कोई परफॉर्म करे तो ग्लासेस चिटक जाते हैं। वो आवाज अभी मैं सुनूंगी कि वो आवाज कैसे अपनी सबको दीवाना बना लिया। संचारी, क्या सरस्वती जी का वरदान आपके गले में दिया गया, वो निहित है, वो आज मैं जानना चाहती हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, वैसे तो मतलब बचपन से जब 3 साल की उम्र की थी तब से मम्मी मुझे गाना लेके बैठी हारमोनियम में। अच्छा। उसके बाद से मैं 4 साल की उम्र से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू की, ओह, श्रीमती तुलरेखा दत्ता उनके पास। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब वेस्टर्न मेरी लाइफ में बहुत बाद आया। उसके आगे मैं गज़ल सीखती हूँ उस्ताद साबिर खान जी के पास, ओह, और श्री सोमदीप भौमिक के पास जाती हूँ,
बॉलीवुड जो गाने होते हैं। डिफरेंट जोनर वाली मल्टी डायमेंशनल की बात की, वो सब आपने सीखा हुआ हाँ, है। हाँ। ओके। तो अभी जॉय भट्टाचार्य सर, उनके पास भी गई हूँ वोकल ट्रेनिंग, बहुत कोलेंशन बोराट। मम्मी पापा हमेशा इंश्योर किए हैं कि जिनके पास जो बेस्ट है वो मुझे मिले, और मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि जिनके पास ही मैं सीखी हूँ वो अपने सब कुछ दे के मुझे सिखाए हैं एकदम प्यार से। जैसे बचपन में मैं आंटी बोलती हूँ बचपन से, तो उनके गोदी में बैठ के मैं सीखती थी, तो वो मेरे सेकंड मॉम जैसी ही है। तो वेस्टर्न सीखने लगी 2015 में। हमारे एक स्कूल का एनुअल फंक्शन का थीम था माइग्रेटरी बर्ड्स को लेके, कि जिस जिस कंट्रीज से उड़ के आएगी उस कंट्रीज के गाना गाने हैं। Okay. तो इटाली का जब आया तब मुझे फर्स्ट टाइम मैं ओपेरा सुनी, बहुत अच्छा लगा। हाँ। मम्मी पापा को आके बोली तो मम्मी पापा ढूंढने लगे किधर मिलेगा किधर मिलेगा। तो मेरा इतना मतलब मैं इतना लकी हूँ, ये पूरा ही मेरा लक है कि जिस दिन मैं लंदन कॉलेज ऑफ म्यूजिक का ब्रांच है उधर कोलकाता में, जिस दिन मैं एडमिशन ली उस दिन से ही इटालियन एक सर थे दिगंतो सर बोल के, उस दिन से ही वो उधर 2 साल के लिए ज्वाइन किए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ओपेरा सिखाने के लिए। तो 2 साल मैं उनके पास से सीखी, और 2 साल में वो ना इतना सब कुछ सिखा के गए, और वो जब आपने मतलब परफॉर्मेंस दिया तो स्टैंडिंग ओवेशन, पहचान बन गई ओपेरा। मतलब संचारी का नाम आता है तो ओपेरा म्यूजिक उसके साथ साथ चलता है, ये पहचान है। आपने संचारी सुपर सिंगर रियलिटी शो भी आपकी हैं, 21 साल की उम्र है, वहां से सफर शुरू किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ग्रैंड प्रीमियर आप गाने वाली हैं। संचारी पढ़ाई भी कर रही हैं आप? हाँ, मेरा अभी करेंटली बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स चल रहा है, फाइनल ईयर। पढ़ाई भी हाई लेवल की है। जिसका मतलब एग्जाम चल रहा था। ओके। हाँ, तो हमारे मतलब फाइनल ईयर के बहुत सारे पेपर्स होते हैं, और प्रैक्टिकल्स 12 घंटे मतलब हाँ, चलते हैं, 6 घंटे कंटिन्यूअस और नेक्स्ट डे 6 घंटे। 6 घंटे। तो अभी मेरे 2 प्रैक्टिकल्स और एक थ्योरी सडनली पोस्टपोन हो गए थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। तो वो पोस्टपोन होने के लिए ये ना ऑडिशन के डेट्स और ये क्लैश कर वो भी लग था। क्लैश कर गए पूरा। तो भी डिसीजन लेना पड़ा कि कौन क्या करना है, इधर आना है या एग्जाम देना है। तो मतलब ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर चली आई एक दिन में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तो एग्जाम दे सकते हैं पर ये अपॉर्चुनिटी तो बार बार नहीं और ये मिलेगी। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हाँ आके लगा, आके फील हुआ ऐसा? हाँ एग्जैक्टली आके फील हुआ कि हाँ एकदम करेक्ट डिसीजन ली हूँ, क्योंकि ये एक मतलब ड्रीम जैसा, मतलब ड्रीम कम ट्रू है इस मंच में, इंडियन आइडल के मंच में गाना। हाँ, ड्रीम डेब्यू जो होने भी वाला है 1 और 2 अक्टूबर में रात 8 बजे सोनी टीवी पे। किसी अभी तो आप लोगों का करियर शुरू हुआ है, हाँ क्योंकि विनीत आप करियर में रहे हैं और बॉलीवुड में भी परफॉर्म किया है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। आप जैसे लोग जो नए युवक कलाकार हैं उनके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, जो अपने सपनों को पहचान नहीं पाते हैं, संसाधनों की कमी की वजह से वो इस स्टेज तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपकी दूसरी बात का एक जवाब देना चाहूँ। जैसे ऋषि से आपने बात करते समय बोला था कि जब एक करियर अच्छा चलता है फिर डाउनफॉल आता है तो कैसे हैंडल करना है, ये बातें हुई थी। मैं दिल से चाहता हूँ कि इन तीनों का और हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं, ऋषि से मैं बहुत क्लोज हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो गया है, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ इनकी लाइफ में वो डाउनफॉल आए, ये सिर्फ ऊपर जाएं और भगवान इनको इतना आशीर्वाद दे बिल्कुल कि इनकी लाइफ में वो टाइम कभी ये देखे ही ना, और इनकी जिंदगी सिर्फ हंसते खेलते ऐसे निकले और हंसते खेलते ये म्यूजिक करते जाएं। यही मैं दुआ करूँगा आप तीनों के लिए और सबके लिए। और जिन लोगों को, जो लोग इस मंच तक नहीं आ पाते हैं या इस लेवल तक नहीं आ पाते हैं या जिनको वो मौके नहीं मिल पाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ ना 2-3 चीज़ों से मिलके बनती है। उसके लिए आपको किस्मत चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहले तो टैलेंट चाहिए, अगर वो नहीं है तो गेम ओवर है। टैलेंट के बाद आपको किस्मत चाहिए, फिर आपको टाइमिंग चाहिए। जैसे आपको राइट टाइम पे राइट जगह होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो ये 2-3 चीजों का मिक्सचर जब होता है ना,
तो वो चीज उसको उसको कोई रोक नहीं सकता है। और वो मिक्सचर वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो ऊपर वाला करवाता है, वो भगवान करवाता है। और मतलब जो चीज भगवान करवाता है या जो उसपे तो चीज किसी को भगवान रोकता है, नहीं। हम उस पे क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो मुझे तो लग रहा था कि बस आई हैव अराइव्ड, मैंने तो मतलब ओहो झंडे गाड़ पहुंच दिए। गया मैं वहाँ। पर मुझे नहीं पता था कि ये टाइम भी आएगा मेरा कि जहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जो भी करता है भगवान करता है और कुछ सोच समझ के करता है। तो हर चीज को इंसान को पॉजिटिव लेना चाहिए और मैं पॉजिटिव लेता हूँ, बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। जब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था तो भी मैं पॉजिटिव था और उसी की वजह से शायद आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है कि मैं वापस कम बैक मार रहा हूँ। तो हमेशा जो ऊपर वाला है ना वो आपको साइंस देता है। कई बार आप बहुत पहचान पाते हैं उस साइन को, उस अपॉर्चुनिटी को। वो पहचाना बहुत जरूरी होता है, बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। कहते हैं अपॉर्चुनिटी कम्स टू योर डोर, लेकिन अब आपके ऊपर है, द बॉल इज इन कोर्ट। अब आप whether you will kick it or whether it remain the ball. Exactly. So I have done those mistakes. मैंने वो मिस्टेक्स की हैं। मेरे पास इतने टीवी शोज के ऑफर्स आए थे, बट वो मैं उस समय करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगता था नहीं यार टीवी पे मैंने कर लिए हैं, बहुत रियलिटी शोज कर लिए एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट, मैंने रियलिटी शोज कर लिए हैं। अब मुझे टीवी नहीं करना है, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो बड़े के चक्कर में वो सारी चीजें मैं छोड़ता गया और फाइनली आज मैं वो टीवी ही कर रहा हूँ। तो मतलब आपको जिंदगी को ना हाँ बोलना सीखना चाहिए। जुनून होना चाहिए, लेकिन जुनून सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में होना चाहिए, मेहनत सही दिशा। कई लोग बहुत बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा कुछ नहीं होता है, पर आप मेहनत शायद गलत जगह पे कर रहे हैं। तो मेहनत सही जगह पे और सही दिशा में करनी चाहिए। बाकी आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए और टैलेंट। डेब्यू आपने शुरू किया सुनिधि चौहान के गाने के साथ। जी गाना था दिल रंग दे। जी। आपका सुरूर में आप इंटरनेशनल कॉन्सर्ट किए। जी। मैं चाहती हूँ 2 लाइन तो गुनगुनाना बनता है। कौन से गाने की? तो दिल रंग दे मैं चाहती हूँ कि पहला डेब्यू आप गुनगुनाएं। देखिए पहला डेब्यू अभी बहुत जल्दी ऋषि भी गाएगा, अनुष्का भी गाएगी, संचारी भी गाएगी, गॉड विलिंग ये लोग गाएंगे। बिल्कुल गाएंगे। वो बहुत एक को एचआर से ऑफर मिलेगा, एक को नेहा से ऑफर मिलेगा। देखिए एचआर से तो तीनों को ही मिलेगा, ऑफर मिलेगा। ये हम बहुत जल्दी देखेंगे यूट्यूब पे। विशाल सर से भी मिलेगा आई एम श्योर, तीनों को। और वो उनके भी इतना ही स्पेशल रहेगा। मेरे लिए ये गाना हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। बिल्कुल। मैं 2 लाइन आपके लिए गाता हूँ। प्लीज प्लीज। मुझे दे दे अपना दिल, दिल मेरा रंग ले, मुझे दे दे अपना दिल, दिल मेरा मंग ले, दिल रंग ले प्यार दे नाल रंग ले, दिल रंग ले प्यार दे नाल रंग ले। ये गाना था जो मैंने जायद खान के लिए गाया था वो टाइम पे। और ये गाना मेरे दिल के, ये बहुत ज्यादा चला नहीं था बट ये मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा क्योंकि इस गाने से मैंने पहली शुरुआत की थी और इस गाने से मुझे जो पैसे मिले थे उन पैसों की मैंने मम्मी के लिए साड़ी खरीदी थी। तो ये गाना दिल के बहुत करीब है। नवाबों के शहर में मुस्कुराइए कि आप नवाबों के शहर में। मैं बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, सिर्फ इंडियन आइडल में रोया था मैं। वैसे मैं बहुत, और मेरी ऋषि रोने की वजह मैं एक्चुअली इमोशनल, मैं सच बोलूं मैं अभी बहुत अच्छे स्पेस में हूँ। मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, अनुष्का, संचारी, ऋषि और मैं, तो मतलब इनको अयोध्या लखनऊ का फासला भी 200 से 250 किलोमीटर ही है और हमने वो फासला भी मिटा दिया है। तो हम सुबह से हम पिछले 2 दिन से नहीं सोए हैं, लेकिन हमारी एनर्जी कमी नहीं हो रही है और हम हर 10वें सेकंड पे हम एक जोक मारते हैं, हम हंसते हैं। इतनी अच्छी दोस्ती हो गई हम सबकी। अनुष्का का, और इस दोस्ती में मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं खुद भी शामिल हूँ इस बार। तो विनीत, मैं ये चाहती हूँ कि जो आपका सबसे दिल के करीब सॉन्ग है। बहुत सारे गाने हैं पर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं। आप बहुत मुझे एक लेटेस्ट जो गाने आए हैं उनमें मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है जो अरिजीत ने गाया है। मैं चाहता हूँ ये तीनों भी मेरे साथ गाएं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम साथ में ये गाना गाएंगे। बहुत अच्छा गाना है और फिर मुझे वो बैंड वाली म्यूजिक भी सुननी है साथ में। डडंग 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 डडंग।
ओह, ये इंडियन आइडल ये कैसी म्यूजिक ये है? इंडियन आइडल का थीम म्यूजिक है। ओह। जब हमारी एंट्री होती है स्टेज पे ओके। तो ये म्यूजिक पीछे से बजता है और बहुत डर लगता है। ओह। डडंग 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 डडंग। ओह, आई सी। मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। हाँ। इतना इम्पोर्टेंट है ये थीम हमारे लिए, क्योंकि जब हमारी एंट्री होती है हाँ। और हम वापस जाते हैं, हाँ। तो मतलब दो चीजों के साथ ही जाते हैं कि अब यहाँ जा रहे हैं तो अच्छा परफॉर्म करना, तब वो बचता है। तो अंदर थोड़ा सा धक धक होता है कि कैसा होगा, और फिर परफॉर्मेंस के बाद उस चीज की अब इच्छा होती है कि अब हमने जो गाया है, अब क्या हमें जैसे से अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले तो फिर ये बचेगा, हाँ। वरना फिर नहीं बचता है। हाँ। ऐसा होता है। ओह। तो वो एक रह जाता है, अंदर रह जाता है कि हाँ इसका बजना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बजता होगा तो एक अलग सा फ्लो, एनर्जी फ्लो करती बहुत होगी। नेक्स्ट लेवल है ना? और एक आइडल के स्टेज पे हैं। हाँ। डर भी लगता है ये म्यूजिक। हाँ, ये बहुत डर है तो डडन डडन करके। क्योंकि इसके इस म्यूजिक के बाद हमको स्टेज पे आना होता है, ओह, और वो स्टेज पे तो दुनिया का बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट होता है। करेक्ट। तो ये म्यूजिक में है वो बात। और जो गाने की मैं बात करूं, हाँ। तो मुझे लगता है हमारा धीरे धीरे जाने का टाइम हो रहा है। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी लेट हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तो आराम से आप गाना गा चलते के। हम वो गाना गाएंगे जो गाना इस सिचुएशन पे जाएगा, और ये गाना मुझे वो आई एम श्योर सबको पसंद है। लेट्स सिंग इट टुगेदर। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ बिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ बिया। वाह। और एक तो मैं संचारी ओपेरा तो मैं सुनूंगी ही, क्योंकि संचारी का मतलब इनका ओपेरा और इनका सपेरा भी सुनिए। विनीत की एक और क्वालिटी है सिंगिंग के साथ साथ, जितने ये डाउन टू अर्थ लग रहे हैं, अगर कपिल शर्मा इस शो को देख रहे हो तो वो भी इनवाइट कर सकते हैं आपको। रिप्लेस भी करने का टैलेंट विनीत के पास है। नहीं उनको नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। वो हाँ, बट ये मजाक था, है कि- लेकिन हाँ, ये सिंगिंग के साथ साथ एक और टैलेंट है कि आपको हंसा भी सकते हैं, और ये वाकई बहुत अच्छा टैलेंट होता है, बहुत अच्छा टैलेंट है। लोग रुलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिंदगी में आप अगर हंसना सीख जाए, उससे बड़ा खुश रहना ही जिंदगी में सबसे बड़ा मुझे लगता है मोटिव होना चाहिए, और सबसे बड़ी उपलब्धि सक्सेस भी यही है कि आप खुश रहें। खुश मैं ओपेरा सुन लूं, उसके बाद तो चलते चलते हम हंसते हुए निकलेंगे इस स्टूडियो से। संचारी Der Rolle kost man herzen, du befehlst, du mich will nicht doch sarasa do deşmerse, sarasa do deşmerse, so bist du. वाह वाह। और मुझे लग रहा है कि इस पे शायद बैलेट परफॉर्म किया जाता है डांस में, बैलेट परफॉर्मेंस इस पे होता है, और कमेंडेबल। बिल्कुल बहुत
संचारी अनुष्का गाना नहीं गा सकती हैं, गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा भी गुनगुना सकते हैं। तो मैं अभी जिनके गाए हुए गाना गाने वाली हूँ, वो हमें कुछ दिन पहले ही छोड़ के चले गए। हमारे माँ सरस्वती, लता जी, उनको ही ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ 2 लाइन गा के। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। वाह, लिटरली मेरे गूज बम्स आ गए। ऋषि, आपको एक बात पता है, जी लोग बेस बनाते हैं, एंकर होने के नाते कभी कभी हमें भी बोला जाता है कि हाई पिच में आपको जाना है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उस तकल्लुफ के लिए अब तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आपको कुदरत ने वो बेस आपके गले में विद्यमान है, वो पहले से निहित है। उसके लिए आपको बनाने के लिए किसी माइक के पिच को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने मतलब इतनी चीज, मतलब बारीक बारीक चीज मैम नोटिस कर रहे हैं, मतलब नहीं, लेजेंड नहीं हूँ, लेकिन ये चीज है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी क्रश है और थी भी पहले, लेकिन मैंने अब तो और हो जाएंगे, मैंने कभी अप्रोच नहीं किया। अभी और हो जाएंगे, अरे मैम अभी और होंगे, अभी और होंगे। लेटेस्ट क्रश कौन है ऋषि का? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये सरप्राइज है लोगों के लिए, इनका नहीं, हम जितने लड़के सबका एक क्रश है, और वो हमारे ड्रीम डेब्यू जो हो रहा है हमारा फर्स्ट और सेकंड को, उसमें आई है, और हमने उनके साथ डांस भी किया। कौन है वो हम नहीं बताएंगे, वो तो आप एपिसोड में देखेंगे तो आप वो रिवील नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट टॉप वो आप Top एपिसोड secret। में देखेंगे, हम उनके साथ डांस कर रहे हैं साथ। वो मेरे जैसे दोस्त से भी नहीं रिवील किया जाएगा। हाँ, चल चल, नहीं तो मैम मैं कहा था, भूल गया। मैं आप कहीं नहीं थे, आप सीधे सिंगिंग पे आ रहा, क्रश पे आ रहा है, अपने लेटेस्ट क्रश पे। लेटेस्ट क्रश के लिए गाना, लेटेस्ट क्रश के लिए मुझे गाना गाना है, हाँ, तो मैं मतलब एक ही गाना फिर डेडिकेट करूंगा जो मैंने थिएटर राउंड में गाया था, केसरिया। वाह। ये सबसे मेरा मतलब बहुत ही, एक तो अरिजीत का उनका सॉन्ग है, तो मेरा बहुत ही दिल के करीब है वो गाना। ट्राई करता हूँ उसको गाने। लोगों की आजकल कॉलर ट्यून भी केसरिया ही है। बिल्कुल, Almost। बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग, आप ट्रेंड के हिसाब से। आप लोग भी गा देना साथ में, ठीक है? अरे हाँ। मुझे को इतना बताए कोई, कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने
कितनों की लव स्टोरियां के जरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते साथ तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सो मच। तो ये हुनर हमारे देश के अलग अलग कोने से इंडियन आइडल सीजन 13 में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपने प्यार को लुटाना और चाहते हैं कि आपके भी बच्चे जिनके अंदर सरस्वती माता ने उनके गले में वो विद्या वो हुनर विद्यमान दिया है, आशीर्वाद दिया है, और अपने बच्चे के हुनर को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इन चारे कंटेस्टेंट को आप देख सकते हैं, या इनके अलावा जो और भी कंटेस्टेंट हैं उनको आप देख सकते हैं, जिनका सफर भी लंबा है, जिनकी ऊंचाई भी लंबी है, जिनकी छलांग भी लंबी है, और जिनका हम ये कह सकते हैं कि आने वाला पल सुनहरा भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये दैनिक भास्कर स्टूडियो में आने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द करियर। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो डाउनफॉल कभी भी इनकी जिंदगी में आए, और अगर आता है तो क्योंकि सफर इनका शुरू हुआ है जब दुर्गा पूजा है देश में, वो आशीर्वाद इनके ऊपर माँ दुर्गा ने पहले ही दे दिया है, तो वो डाउनफॉल आता भी है तो आई होप कि ये मैनेज भी करेंगे और वहां से नीचे ना गिर के फिर से उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे भी।